स्वागत है आप सभी का टॉपर लर्नर्स के इस मंच पे। मैं हूं एमएच अख्तर। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सीरीज जो हमारा क्लास 10th का चल रहा है उसका 6 लेक्चर करने वाले हैं। कौन सा लेक्चर गाइस? 6। अभी तक हमने 5 लेक्चर देखा है। अगर लास्ट वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर आप देखें, क्योंकि उस लेक्चर को देखने के बाद आपको ओम्स लॉ, जिसका आपको इंतज़ार था बेसब्री के साथ, वो आपको समझ में आएगा। सिर्फ ओम्स लॉ ही नहीं गाइस, उस लेक्चर को देखने के बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी की बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारा चीज़ वहाँ से उस लेक्चर से आपको क्लियर होगा। अगर नहीं देखा है आपने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है, आप वहाँ से गो थ्रू हो सकते हैं, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट से भी जा कर के उस लेक्चर को देख सकते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं गाइस ओम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 10th का 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्वेश्चन जो बनता है वो कैसे बनता है, आता है स्टेट एंड वेरीफाई ओम्स लॉ ग्राफिकली विद द सर्किट डायग्राम। ओम्स लॉ को वेरीफाई करने पूछता है सर्किट डायग्राम के साथ। तो हम पहले देखेंगे ओम्स लॉ है क्या, उसका स्टेटमेंट क्या है, फिर हम सर्किट ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर ग्राफ, फिर रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टिविटी क्या है, उसको देखेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, पूरा लेक्चर देखिए, अच्छे से देखिए, समझिए, फिर जो समझ में नहीं आए कमेंट कीजिए। क्लियर गाइस? डिस्कस करते हैं शुरू। गाइस शुरू किया जाए कार्रवाई, मतलब पढ़ाई। हम बात कर रहे हैं ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ बेसिकली ओम्स लॉ ये लॉ गिवन है जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम के थ्रू, इसलिए इसको ओम्स लॉ बोला जाता है। टू गिव द ऑनर टू, किनको सम्मान, किनको देने के लिए? तो जॉर्ज साइमन ओम को। सम्मान गाइस, सामान नहीं, सम्मान है ना, रिस्पेक्ट, टू गिव द रिस्पेक्ट। ये कहानी कब की है? तो 18th सेंचुरी की, 18वीं सदी की, क्लासिकल ज़माने की, है ना। क्लासिकल ज़माना 1900 सदी से पहले जो भी ज़माना है फिज़िक्स के अकॉर्डिंग से गाइस, वो आपका क्लासिकल ज़माना है। ठीक है गाइस, तो ये क्लासिकल्स कॉन्सेप्ट आप इसको बोल सकते हैं। तो ओम्स लॉ बेसिकली है क्या? ओम्स लॉ सिंपल है। जॉर्ज साइमन ओम पहले फिजिसिस्ट बने जिन्होंने रिलेशन बिल्ट कराया किसके बारे में? करंट और वोल्टेज के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ ओम्स लॉ हमको क्या देगा? तो इट गिव द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट। वोल्टेज मतलब पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस, समझे? तो इट गिव द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट। वी और आई के बीच सबसे पहले रिलेशन जो बिल्टअप किया वो हमारे थे साइमन बाबा ओम, जॉर्ज साइमन ओम, जर्मन के थे। ठीक है, इनका स्टेटमेंट क्या था आप समझते हैं। ये है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट, ये हो गया बैटरी, आप इससे अवगत हैं, अवेयर हैं, हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे हैं। ये आपका की प्लग, देखिए ये ओपन है। ये एम मीटर सीरीज में है, करंट मेज़र करेगा। ये वोल्ट मीटर है, ये वोल्टेज मेज़र करेगा। ये है रेसिस्टेंस, ठीक है, हम 2 ओम 4 ओम जो भी ले लें। और ये हो गया आपका रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या करेगा? ये वोल्टेज को वेरी करेगा, कम या ज़्यादा करेगा। लेवल नहीं किया गाइस, आप लेवल कर सकते हैं, आपको पता है, कर ही देते हैं। ये आपका रियोस्टेट, ये हो गया आपका बैटरी, ये हो गया की प्लग, ये हो गया एम मीटर, ये हो गया वोल्ट मीटर, ये हो गया आपका रेसिस्टेंस। क्लियर? ठीक है गाइस, तो सिंपली इसको अच्छे से समझिए। सबसे पहले ओम्स लॉ गिवन बाय जॉर्ज साइमन ओम, कब? 18th सेंचुरी में। कहाँ के थे? तो जर्मन के थे। कौन थे? तो फिजिसिस्ट थे। क्लियर? दूसरा है क्या, क्यों दिया ओम्स लॉ? ओम्स लॉ में क्या दिया इन्होंने? तो ओम्स लॉ में इन्होंने रिलेशन बिल्टअप कराया किसके? वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट के बीच। अब इनका स्टेटमेंट क्या था?
इन्होंने जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करके प्रूफ किया, वहाँ से क्या पाया, तो उन्होंने कहा कि उनके अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के कंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पीडी अक्रॉस इट्स एंड। क्या मतलब, जो भी करंट फ्लो करेगा कंडक्टर के अंदर वो प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वोल्टेज के, कितना वोल्टेज दे रहे हैं और कितना करंट जा रहा। मतलब क्या है कि जितना वोल्टेज बढ़ाया जाएगा उतना ही करंट बढ़ेगा। डायरेक्ट रिलेशन है, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट में क्या होता है गाइस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। होगा ये कब गाइस, ये तब होगा जब हम, और ये उन्होंने कहा कि यहाँ पे सिचुएशन कैसा होना चाहिए, प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट, टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशन जो वो कांस्टेंट हो। मतलब क्या है कि अगर 30 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं ये वाला एक्सपेरिमेंट तो 30 पे ही हो। अदर फिजिकल कंडीशन का मतलब जो वायर हम यूज़ कर रहे हैं वही वायर यूज़ हो, ये नहीं कि हम कॉपर का यूज़ कर रहे थे पहले रीडिंग में, दूसरे में हम बदल के क्या कर दें, एल्युमिनियम का कर दें। क्लियर। तो अदर फिजिकल कंडीशन समझ में आ गया होगा गाइस, टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब भी समझ में आ गया होगा। जब अदर फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तो किसी भी सर्किट में वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा। यही उनका स्टेटमेंट था। दैट इज आई सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, भी सिंबल ऑफ वोल्टेज, ये सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, समानुपाती जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, और हम बोल सकते हैं भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो संदेशा लाते हैं। मतलब क्या लाते हैं, कांस्टेंट। फिजिक्स में जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है। तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, RI, वेयर R इज कांस्टेंट नोन एज रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस तो पीछे देखेंगे, पीछे मतलब 4th लेक्चर में, इसको और डिटेल से यहाँ पे हम देख लेंगे। तो वेयर R इज कांस्टेंट नोन एज रेसिस्टेंस, R इक्वल टू V बाई आई। यहाँ से हम V इक्वल टू, अगर RI है तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई होगा। क्लियर। देखिए गाइस, इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा। अब आगे देखते हैं, आप चाहें तो इसका फोटो खींच सकते हैं, खींच लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम समझने चले हैं गाइस कि R कैसे कांस्टेंट रहेगा, R कैसे नहीं बदलेगा किसी भी सर्किट में। जब हम क्या करेंगे, जब हम वोल्टेज और करंट को बढ़ाएंगे। तो सपोज कीजिए यही आपका सर्किट है, पहले वोल्टेज है आपका 2 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे हम बैटरी लगाए हैं 2 वोल्ट का, करंट है मान लीजिए 1 एम्पियर, ठीक। अब इसको कर दीजिए 4, तो करंट कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर, ठीक है। और इसको कर दीजिए 6 वोल्ट, बढ़ा रहे धीरे धीरे, तो ये कितना हो जाएगा, 3। अब निकालिए यहाँ से R1, यहाँ से R2, यहाँ से R3, 3 रीडिंग लिए। जब 2 था तो करंट का रीडिंग 1 एम्पियर है ना, जब 2 वोल्ट था तो करंट 1 एम्पियर, जब 4 था तो करंट 2 एम्पियर, जब 6 था तो करंट 3 एम्पियर। तो R बराबर क्या है, V बाई आई। अब देखिए R1 बराबर क्या हो जाएगा, V, तो V कितना है आपका 2/1, तो कितना हो गया 2। दूसरे में देखिए R2 अगर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 4/2, मतलब 2 ओम। और R3 अगर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 6/3, मतलब 2 ओम। देखिए गाइज यहाँ पे कांस्टेंट है या नहीं है यार, तीनों केस में R कांस्टेंट है। वोल्टेज बढ़ाने से करंट तो बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ रहा है, लेकिन क्या है कांस्टेंट, आपका रेसिस्टेंस कांस्टेंट है। यही कहा उन्होंने और कुछ नहीं कहा। यही कहा कि किसी भी कंडक्टर में अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, रहेगा कौन, कांस्टेंट, तो रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या है गाइस, तो प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल का जो अपोज करता है फ्लो ऑफ चार्ज को, फ्लो ऑफ करंट को विरोध करता है। या हम बोल सकते हैं ये क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। यहाँ से अब रेसिस्टेंस को अच्छे से देखते हैं हम। रेसिस्टेंस को डिफाइन पहले ही कर चुके हैं, उसका फैक्टर, उसका यूनिट अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग आप दे दीजिए रेसिस्टेंस,
दे दीजिएगा इस रेसिस्टेंस का। या फिर पहले हम लोग देख लेते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, कैसे हम एक्सपेरिमेंटली या ग्राफिकली इसको वेरीफाई करेंगे। अब अगर इसी का आपको ग्राफ ड्रॉ करने बोलेगा इस, तो आप नहीं कर सकते हैं। देख लीजिए ये आपको करंट और इसका वैल्यू दे दिया है, तो यहाँ से वी आई ग्राफ ड्रॉ करने बोलता है। देख लेते हैं, पहले वी आई ग्राफ ही ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस किसके बारे में, रेसिस्टेंस के बारे में। रेसिस्टेंस का आइडिया तो कुछ लग ही चुका है। वी आई ग्राफ, अब आप वी आई ग्राफ कीजिए। देखिए ओम्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सर्किट है आपका, इस सर्किट पे डिफरेंट वैल्यू पे, वोल्टेज की वैल्यू पे डिफरेंट करंट है ना। यहाँ से हम पहले एक बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वी आई ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर आई वी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अच्छे से समझिएगा गाइस, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। वी आई ग्राफ मतलब ये है आपका वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया आपका ओरिजिन। वी आई बोल रहा तो वोल्टेज वर्टिकल पे, आई हॉरिजॉन्टल पे, एक्स एक्सिस पे आई हो गया और वाई एक्सिस पे वोल्टेज हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डिफरेंट वैल्यू पे, ज़ीरो पे ज़ीरो मतलब ज़ीरो होगा तो वोल्टेज अगर ज़ीरो तो करंट भी ज़ीरो, तो ज़ीरो पे ज़ीरो। अब ले लीजिए यहाँ से 2 1 2 3 4, ये ले लीजिए 2 4 6 8। अब ज़ीरो पे ज़ीरो, दो करंट की वोल्टेज की वैल्यू 2 है तो करंट 1 है, वोल्टेज की वैल्यू 4 है तो करंट 2 है, वोल्टेज की वैल्यू 6 है तो करंट 3 है। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ जो है वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और स्ट्रेट लाइन ये डिनोट करता है कि ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब ये चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से अगर आपको बोले एक क्वेश्चन कि स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ हमको क्या देगा, ये है स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, ये हमको क्या देगा, किसके बराबर होगा, तो रेसिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, रेसिस्टेंस के बराबर। इस पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स का फ्री का नंबर यहाँ से बनता है, हम लोग इसको देखेंगे। तो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ क्या दे देगा, रेसिस्टेंस दे देगा। स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ क्या होगा, रेसिस्टेंस। स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ रेसिस्टेंस। फिर से समझिए स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, तो यहाँ से स्लोप बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। स्लोप आपको पता ही है, स्लोप इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा वही ट्रिगोनोमेट्री वाला, समझे, ट्रिगोनोमेट्री वाला। तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ये परपेंडिकुलर, ये थीटा, और ये मान लीजिए बेस हो गया, ठीक। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बराबर रेसिस्टेंस, है ना। तो आर बराबर टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर कितना आपका भी है, तो भी, और ये आई, ये क्या दे दिया, रेसिस्टेंस दे दिया। समझ में आया? नहीं सर नहीं समझ में आया तो समझिए फिर से। ये हो गया वोल्टेज, ये हो गया करंट, ये हो गया आपका रेसिस्टेंस। तो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ हमको क्या देगा, रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस अगर फाइंड करना हो स्लोप ऑफ मतलब वी आई ग्राफ से, तो हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालेंगे मतलब स्लोप बराबर टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये है परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर पे आपका वोल्टेज, बेस पे क्या है, करंट। तो आर बराबर क्या हो गया, वी बाई आई। ये वी बाई आई किसके बराबर है, रेसिस्टेंस के बराबर है। क्लियर? अब यहाँ से एक चीज़ और समझिए, ये जो थीटा है, ये थीटा जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है। एक कॉन्सेप्ट ये भी याद रखिएगा, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, मतलब जितना एंगल बढ़ा उतना बड़ा रेसिस्टेंस, जितना एंगल बढ़ा उतना बड़ा रेसिस्टेंस। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब आई वी ग्राफ देखते हैं, समझिएगा अच्छे से। हाँ, ये है आपका वर्टिकल, ये है हॉरिजॉन्टल, ये है एक्स, ये है वाई, यहाँ पे आ, यहाँ पे भी। ये क्या होगा, स्लोप तो स्ट्रेट लाइन ही होगा, 1 2 3 2 4 6, ठीक, स्ट्रेट लाइन ही होगा। इसका स्लोप अगर आप निकालिएगा तो स्लोप बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्लोप निकालते हैं, आई वी ग्राफ का निकाल रहेगा इसे। तो स्लोप बराबर स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ, स्लोप ऑफ
IV ग्राफ यहाँ देख लीजिए, स्लोप ऑफ IV ग्राफ दिख रहा गाइस? हाँ, स्लोप ऑफ IV ग्राफ क्या हो जाएगा आपका? tan थीटा, और tan थीटा बराबर देखिए परपेंडिकुलर पे क्या है? I है, और बेस पे क्या है? V, I बाई वी। I बाई वी किसके बराबर है? 1/r के बराबर है। देखिए यहाँ पे आप समझिए, R बराबर क्या? V बाई I है, तो 1/r बराबर क्या हो जाएगा? 1/v बाई I, मतलब I बाई v के बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो यही जो आपका इसका जो IV ग्राफ का स्लोप आया 1/v के बराबर आया, जो किसका है? रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस है। जो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस है, जिसको क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस। क्लियर है गाइस? तो स्लोप ऑफ VI ग्राफ से भी हम रेसिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, या स्लोप ऑफ IV ग्राफ से भी हम रेसिस्टेंस फाइंड करेंगे। लेकिन अगर स्लोप ऑफ IV ग्राफ हम निकालेंगे तो कंडक्टेंस देगा, जो रेसिस्टेंस का उल्टा होता है। स्लोप ऑफ VI ग्राफ से डायरेक्ट हमको रेसिस्टेंस मिल जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। बताइए, अगर आ गया तो गाइस बनता तो है क्या? तो लाइक ठोक दीजिए, एक बार थम्स अप कर दीजिए। क्लियर है गाइस? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है। तो यहाँ से अगर आपको कंप्लीट एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे कि स्टेट एंड वेरीफाई ग्राफिकली ओम्स लॉ, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? उसका स्टेटमेंट लिखिएगा, बगल में आप सर्किट बनाइएगा। स्टेटमेंट पूरा यहाँ तक होगा, वेयर R इक्वल टू V/I। उसके बाद आप उसका रीडिंग दिखा दीजिएगा जैसे मैंने दिखाया। फिर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन VI ग्राफ, सिर्फ एक ग्राफ ड्रॉ कर दीजिएगा, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट तो कमेंट सेक्शन में भेजिए। क्लियर? अब हम लोग थोड़ा सा रेसिस्टेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो आता है गाइस उसको देखा जाएगा। रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी इसी लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उस लेक्चर में हम लोग पूरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम Q इक्वल टू NE, V इक्वल टू IR, उसके बाद आपका I इक्वल टू Q/T, सब पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। 2 लेक्चर हमारा लगातार न्यूमेरिकल पे 2-3 लेक्चर हो जाएगा। उसके बाद फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर है, पावर है, चैप्टर ख़त्म। क्लियर है गाइस? बढ़े आगे? बताइए, बढ़ते हैं गाइस। रेसिस्टेंस क्या है बताइए हमको? प्रॉपर्टी विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। रेसिस्टेंस किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो क्या करता है? अपोज करता है किसका? तो द फ्लो ऑफ बोलिए, द फ्लो ऑफ चार्ज या द फ्लो ऑफ करंट। क्लियर? रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को। इट इज़ डिनोटेड बाय आर, इसको आर से डिनोट करते हैं। आर बराबर V/I, कहाँ से? तो ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस बराबर वोल्टेज बाय करंट। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा गाइस? ऐसा यूनिट का आर बराबर V/I है, तो वोल्टेज का क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट और करंट का एम्पियर, तो वोल्ट बाय एम्पियर या वोल्ट पर एम्पियर, या इसको हम वोल्ट इनवर्स एम्पियर भी बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं ओम। ओम का सिंबल क्या है? ये है। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ओम। 5 ओम 6 ओम अगर गिवन है तो 5 ओम अगर लिखा हुआ है तो मतलब रेजिस्टेंस है। क्लियर? अब डिफाइन 1 ओम। 1 ओम को अगर डिफाइन करने बोले तो कैसे कीजिएगा? देखिए गाइस, ओम बराबर वोल्टेज बाय एम्पेयर है। ओम इक्वल टू वोल्टेज बाय एम्पेयर, तो 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पेयर। किसी भी कंडक्टर से जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, अगर 1 एम्पियर का करंट पास कर रहा है, तब उस कंडक्टर में रेसिस्टेंस जो प्रोवाइड किया जाएगा वो किसके बराबर होगा? 1 ओम के बराबर होगा। व्हेन 1 ohm is a amount of 1 ohm is a amount of resistance which is provided by the conductor in which 1 ampere current is flow
व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। क्लियर? अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है और 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो वो जो कंडक्टर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा वही आपको क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो रेजिस्टेंस क्लियर है गाइस, इसका डिफिनेशन आप लिख लीजिएगा। अब है आपका फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप समझिएगा। अगला है किस किस फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस या फिर ऑन व्हाट फैक्टर रेजिस्टेंस इज डिपेंड। क्लियर? तो पहला आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा टेम्परेचर, चौथा नेचर ऑफ मटेरियल। देखिए रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब क्या है कि अगर वायर को हम बढ़ाएं, लंबा कर देंगे, तब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वायर छोटा रहेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। जैसे आप बैटरी से जब बल्ब जलाते हैं तो बल्ब जैसे जैसे दूर जाता है उसमें वोल्ट क्या है, करंट कमता चला जाता है और बल्ब धीमा पड़ने लगता है, फेंट होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। क्लियर? तो लेंथ के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। उसके बाद है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या थिकनेस। ये रेजिस्टेंस जो है आपका वायर के मोटाई पर, मोटाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या है कि अगर हम वायर को मोटा करेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। जैसे पतले सड़क पे ट्रैफिक ज़्यादा होगा मोटे सड़क के मुकाबले में, चौड़े सड़क के मुकाबले में, उसी तरीके से पतला वायर होगा उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ना कि मोटा वायर में। तो अगर वायर को हम मोटा कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस घट रहा है, वायर को लंबा कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। क्लियर? तीसरा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। क्लियर? तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर? क्लियर है गाइस? उसी तरीके से है आपका नेचर ऑफ मटेरियल। ये जो रेजिस्टेंस है हर मटेरियल का अलग अलग होगा। ये नहीं कि सब मटेरियल का एक ही हो जाए, कॉपर का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा, है ना। तो ये जो है नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। क्लियर है गाइस? ये था आपका रेजिस्टेंस का पूरा सेटअप। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग करेंगे रेसिस्टिविटी। गाइस नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेसिस्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5 मार्क्स का बनता है इसके फॉर्मूला से। अच्छे से इसको समझना गाइस आप। रेसिस्टिविटी क्या है? रेसिस्टिविटी ये मैंने क्या लिखा है, सिंबल है किसका, रो का। रेसिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं। जो सिंबल है ये उल्टा 6, अपोजिट 6, रहो नहीं, रो। तो रेसिस्टिविटी क्या है? देखिए रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नोन एज रेसिस्टिविटी। मतलब क्या है कि कोई भी कंडक्टर है जिसका लेंथ 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता ही है ना, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये लेंथ। तो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन लिए कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। इससे जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा, तो ये रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो जितना रेसिस्टेंस ये प्रोवाइड करेगा वही इस मटेरियल का क्या हो जाएगा, रेसिस्टिविटी हो जाएगा, है ना। तो रेसिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय ए कंडक्टर हैविंग लेंथ 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर इज नोन एज रेसिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल। हर मटेरियल की रेसिस्टिविटी अलग अलग होगी। क्लियर? समझ में आया गाइस? कोई भी आप वायर ले लीजिए किसी भी मटेरियल का, 1 मीटर लेंथ हो, 1 मीटर स्क्वायर उसका थिकनेस हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, जितना रेसिस्टेंस वो प्रोवाइड करेगा, जितना रेसिस्टेंस की वैल्यू होगी वही उस मटेरियल की रेसिस्टिविटी हो जाएगी। क्लियर? अब देखिए हमको पता है रेसिस्टेंस से आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए होगा। एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाएंगे, तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो क्या है आपका, रो इज कांस्टेंट नोन एज रेसिस्टिविटी। यही है आपका रेसिस्टिविटी। क्लियर?
रेसिस्टिविटी यही है। रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल जो गाइस वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ टेम्परेचर और नेचर पे डिपेंड करेगा। देखिए अगर यहाँ से हम रो निकालें तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA/L। अगर इफ़ A बराबर 1 मीटर स्क्वायर कर दिया जाए और L इक्वल टू क्या कर दिया जाए 1 मीटर, तो क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू R इंटू 1/1, तो किसके बराबर हो जाएगा, रो किसके बराबर हो गया, रेसिस्टेंस के बराबर हो गया। रो किसके बराबर गाइस हो गया, रेसिस्टेंस के बराबर। इसलिए हम बोलते हैं कि रो रेसिस्टिविटी जो है वो रेसिस्टेंस ही है उस कंडक्टर का जिसका लेंथ 1 मीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। अगर यहाँ से हम SI यूनिट की बात करें, रेसिस्टिविटी का SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, देखिए गाइस रो इक्वल टू RA/L है, रटना नहीं है, हाँ रेसिस्टिविटी रटना नहीं है, समझिए। रेसिस्टेंस का क्या है गाइस, ओम का रेसिस्टिविटी निकाल रहे हैं, रो का रेसिस्टिविटी यानी रेसिस्टिविटी का निकाल रहे हैं हम SI यूनिट, तो रेसिस्टेंस का SI यूनिट क्या है, ओम, और एरिया ऑफ का होगा मीटर स्क्वायर, लेंथ का क्या होगा मीटर, इससे ये ख़त्म, तो क्या हो गया, रो का रेसिस्टिविटी ओम मीटर इसकी रेसिस्टिविटी हो गई। SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या हो गया, ओम। गाइस SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या हो गया, ओम मीटर हो गया। देखे कैसे आया, ओम मीटर। अब अगर यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो आपका रेसिस्टिविटी है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो ये जो आपका रेसिस्टिविटी है लेंथ पे तो करेगा नहीं, एरिया पे तो करेगा नहीं, क्योंकि लेंथ और एरिया हम फिक्स कर दिए, एरिया 1 मीटर स्क्वायर कर दिए, लेंथ 1 मीटर कर दिए, तो लेंथ और एरिया पे तो करेगा नहीं, तो सिर्फ करेगा किस पे, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पे। इसको आप बिल्टअप कर लीजिए कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में। कन्फ्यूज़न के लिए क्वेश्चन आता है कि आपका जो रेसिस्टिविटी है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो पहला आपका है टेम्परेचर, दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल पे, ना लेंथ पे करेगा ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे करेगा। क्यों, क्योंकि हम पहले ही लेंथ और एरिया को हम फिक्स कर दिए हैं 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब ये जो रेसिस्टिविटी है इसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ किया है गाइस, तो रेसिस्टिविटी की वैल्यू देख करके हम बता सकते हैं कि कौन गुड कंडक्टर है, कौन बैड कंडक्टर है। तो कोई भी आपका मटेरियल हो उसका रेसिस्टिविटी पे क्या होगा, फिक्स होगा। उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मटेरियल कितना लंबा है कितना मोटा है, ये उससे बिल्कुल इस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। रेसिस्टिविटी सब मटेरियल का अलग अलग होगा और मटेरियल की क्वांटिटी के लिए सेम होगा। 1 ग्राम के लिए वही रेसिस्टिविटी, 1 केजी के लिए वही रेसिस्टिविटी, 5 मीटर के लिए वही रेसिस्टिविटी, 10 मीटर के लिए वही, 1000 मीटर के लिए वही रेसिस्टिविटी होगा। उस रेसिस्टिविटी की वैल्यू से हम बताएंगे कौन अच्छा कंडक्टर है कौन बुरा कंडक्टर है। अब देखिए जिस मटेरियल की रेसिस्टिविटी कम होगी मतलब क्या, उसका रेसिस्टेंस कम होगा, और जिसका रेसिस्टेंस कम वो गुड कंडक्टर होगा, और जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा वो बैड कंडक्टर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेंगे। जो अभी तक हमने, ये आपका 6 लेक्चर है, 6 लेक्चर में जो टॉपिक कवर किया हमने उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे। ये आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सीरीज़ ही चल रहा है, अभी तक 6 लेक्चर हमने कर लिया है। गाइस आई नीड योर सपोर्ट एंड यू नीड माई सपोर्ट। एक दूसरे के हम कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और मेन चीज़ क्या है, अभी कोविड का सिचुएशन है गाइस, तो ख़ुद भी घर में रहिए, सेफ़ रहिए, है ना। आप भी हेल्दी रहिए और सोसाइटी को भी हेल्दी बनाइए, क्योंकि हमसे सोसाइटी है, सोसाइटी से हम हैं। और 2 गज़ को दूरी बना के रखिए, समय समय पे सैनिटाइज़ कीजिए, वरना यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है, उधर कोरोना का करंट है। क्लियर है गाइस। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग फुल पैकेज न्यूमेरिकल के साथ आएंगे, जिसका आपको काफ़ी वक्त से इंतज़ार है। ओके, हैव ए नाइस डे।